श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामाङ्गसुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। जय श्री राम। इंदिरा जी, आपका बहुत स्वागत है। आज जो है वो मोहम्मद का साइकियाट्रिक मूल्यांकन हम डिटेल में कर रहे हैं, तो उसका चौथा एपिसोड है। और इस एपिसोड में अब तक हमने देखा कि मोहम्मद जो था वो एंटी सोशल नहीं था, वो सोशियोपैथ के बहुत बहुत करीब था, लेकिन चूंकि वो डिप्रेस्ड नहीं था इसलिए वो उसे सोशियोपैथ में नहीं काउंट कर सकते। और सुसाइड अटेम्प्ट जो भी उसने किए थे वो डिप्रेशन की वजह से नहीं किए थे, बल्कि वो लोगों को आकर्षित करना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत बार अटेम्प्ट किया सुसाइड, पर वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सुसाइड करने के लिए सुसाइड नहीं करता था, का प्रयत्न नहीं करता था। वो लोग केवल लोगों को अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए करता था।
और हमने ये भी देखा कि वो सैडिस्टिक था, कि वो जानवरों को और बूढ़े लोगों को और बच्चों को जो तंग करते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उनको पर पीड़क की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि जो दूसरों को टॉर्चर करने के वो और में आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो पर पीड़क यानी सैडिस्टिक माने गए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये जो है डॉक्टर जेके शाइंडलिंग, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट से भी ऊपर होता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो खाली वो सुनता है आपके मनोव्यथा, लेकिन साइकियाट्रिस्ट जो है वो आपके पूरे नर्वस सिस्टम और कैसे आपकी सोच है, वो उसको बहुत गहन अध्ययन होता है साइकियाट्री का, और वो दवाइयां भी देता है। तो ये डिफरेंस है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में। तो साइकियाट्रिस्ट ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है पीपल वर्सेस मोहम्मद, और उसने इस किताब में जो है मोहम्मद को कटघरे में बुलाकर और उसको एक अपराधी की तरह जो है उसके ऊपर इल्जाम लगाए हैं। और सबसे पहले हमने देखा कि किताब में कि उसने कहा मोहम्मद हाजिर हो, और अगर वो अपने आप को इंसैनिटी प्ली करेगा तो इसके लिए हमने पूरा एक एपिसोड देखा था जिसमें कि वो इंसैनिटी प्ली नहीं कर सकता, क्योंकि जिन लोगों को विकार होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इवन जिनको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, वो इंसैनिटी क्लेम नहीं कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। इसका उदाहरण भी हमने देखा था कि एक सीरियल किलर था जिसने बहुत सारे बच्चों का कत्ल करा था, उसने इंसैनिटी प्ली किया था, लेकिन उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो लोगों के अंदर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो तो क्लेम ही नहीं कर सकते कि वो पागल है। और पागल की डेफिनेशन भी हमने सबसे पहले देखी थी कि पागल वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर जिसको कि अच्छे और बुरे का डिफरेंस नहीं पता होता, और दूसरे जो सोशल रिलेशनशिप्स कायम नहीं कर पाता। और हमने देखा कि मोहम्मद के अंदर ये दोनों क्वालिटीज मौजूद थी। उसने बहुत सारी शादियां की, यानी उसकी सोशल रिलेशनशिप्स भी हुई, और वो अच्छे और बुरे का डिफरेंस भी समझता था। चूंकि वो सैडिस्टिक था इसलिए वो सारे कार्य करता था, नासमझी में नहीं करता था, समझ के करता था, तो इसीलिए वो इंसैनिटी भी प्ली नहीं कर सकता। अब आज हम एक नई चीज देखेंगे जो है आश्रित व्यक्तित्व विकार, जिसको कहते हैं कि जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि खैर मैं अपनी तरफ से क्या बताऊं, अब तो मैं ये किताब का ही बताती हूँ कि ये जो है मोहम्मद का जो साइको एनालिसिस है ये बिल्कुल ठीक ठीक बताता है कि उसका जन्म इस्लाम का कैसे हुआ, और एक व्यक्ति की बचकानी असमर्थता के माध्यम से जो है उसने दुनिया में रास्ता बनाने के लिए कि क्या मोहम्मद को जो शुरुआती ये सालों में कष्ट सहना पड़ा, वो उसके आश्रित व्यक्तित्व विकार से प्रारंभित हुआ। तो जो है वो मोहम्मद जो है वो 40 साल का जब हुआ तो थोड़ा सा वो इससे निकल गया था। मतलब 40 साल तक तो वो पूरा उसमें ये चीज थी कि वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी सिंड्रोम में से सफर करता था। धन्यवाद इंदिरा जी स्ट्रीम देखने के लिए। मुझे लगता है आप अकेले ही देख रहे हैं क्योंकि मेरे इसमें खाली 1% शो कर रहा है। कोई बात नहीं, स्ट्रीम पड़ी रहेगी, जब कोई देखना चाहेगा तो देख सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम है। तो इसमें बहुत गहरा अध्ययन किया गया है, और मुझे ये वाली स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी कि कोई साइकियाट्रिस्ट जो है वो मोहम्मद का मूल्यांकन करे, और हमारा ये सौभाग्य है कि जो है डॉक्टर जेके शाइंडलिंग जो है उन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी है पीपल वर्सेस मोहम्मद, और उन्होंने इसका अध्ययन किया है। ये जो भी बातें मैं बता रही हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये एक साइकियाट्रिस्ट का मूल्यांकन है, वो भी मोहम्मद के बारे में, जिसने मोहम्मद की सारी किताबें पढ़ ली हैं और उसकी बायोग्राफी वगैरह सब पढ़ के जो है उसने मोहम्मद का गहरा अध्ययन किया है, उसके दिमागी संतुलन का, और फिर उन्होंने अपने इतने सारे सालों का जो उनको अनुभव है और जो उनकी नॉलेज है इतनी ग्रेट, जो कि एक डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट लिख रहे हैं, तो उसको हमें जरूर जानना चाहिए।
तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये मोहम्मद जो है, ये एक छोटा सा स्ट्रीम होगा, इसमें बहुत लंबा नहीं रखूंगी मैं, ये छोटा सा चैप्टर है, बस यही एक चैप्टर पढ़ूंगी कि मोहम्मद जो है वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से अपने शुरुआती सालों में सफर कर रहा था, लेकिन जब तक वो 40 साल का हुआ वो थोड़ा सा इससे बाहर आ गया था। और इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जो लोग भी सफर करते हैं उनको बड़ी नीडी होते हैं वो लोग, हर वक्त वो चाहते हैं कि कोई उनको हर वक्त नर्चर करता रहे, हर वक्त उनकी टेक केयर करता रहे, और बहुत क्लिंगी होते हैं। आपको पता है ना कि बहुत तरह के क्लिंगी लोग, अभी मैं वेस्ट में रहती हूँ तो मैं यहाँ देखती हूँ कि वही वाइफ जो है वो उनका अपनी लाइफ है, हस्बैंड की अपनी लाइफ है, वो लोग शाम को अपने अपने कामों से वापस आते हैं, मिलते हैं, अपने फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी शेयर करते हैं, घर में खाना बनाना ये सब भी शेयर करते हैं, लॉन्ड्री वगैरह जो है, और बाहर स्नो साफ करना या पेड़ पौधों को पानी देना, सब कुछ वो उन्होंने बांट रखा है। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ इक्वली शेयर करते हैं हर एक कुछ, और हर एक की अपनी लाइफ होती है। लेकिन डिपेंडेंट पर्सनालिटी वाला सिंड्रोम वाला जो व्यक्ति है वो हर वक्त दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उसको लगता है ये मेरी हर वक्त टेक केयर करता रहे, मेरा हर वक्त ख्याल रखता रहे, मुझे जैसे एक बच्चा एक माँ पे आश्रित होता है, इस तरह से वो होते हैं। और उनको बहुत डर होता है कि कोई हमें छोड़ न दे और रिजेक्ट न कर दे, इस बात का बहुत ज्यादा डर होता है। और उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है, और उनके पास बहुत लंबे समय तक अपने ऊपर सेल्फ डाउट भी रहता है। जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स हैं वो इतने डेबिलिटेट हो जाते हैं, मतलब इतने अपंग जैसे हो जाते हैं कि उनकी वर्क परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाती है, और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट भी उनको नहीं मिलता है, क्योंकि उनके उनके अंदर एक्सेसिव डिपेंडेंसी होती है अपने ट्रस्टेड कंपेनियंस में, ताकि वो सोशली एंगेजमेंट कर सकें और फ्रेंडशिप रख सकें। और हाँ, वो अंदर से बेसिक अपने जो रोजमर्रा के डिसीजन है वो ले पाते हैं, और ये लोग हमेशा दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो जो है दूसरों से डिसएग्री जो है नहीं कर पाते। और ऐसे लोग एक्चुअली दूसरे लोग इनको बहुत जो है वो मतलब मोहम्मद शुरू के सालों में ऐसा था, बाद में ऐसा नहीं था। इसमें क्या होता है कि दूसरे लोग ऐसे व्यक्ति का फायदा उठाते हैं जो इमोशनली डिपेंडेंट होता है, हमेशा लोगों से ढूंढता रहता है कि हाँ भाई क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, मतलब मैंने ये किया, वो दूसरों से हर वक्त पूछ पूछ के और मतलब वैलिडेशन लेते रहते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी सिंड्रोम वाले। अपने शुरुआती सालों में मोहम्मद को ये कंडीशन थी, और उसको भी जो है वो अपने एडोलेसेंट जब वो टीनेज में आया तब भी उसको डिसएग्रीमेंट करने से बड़ा कष्ट होता था, और वो इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर उसको बोलते थे, यानी कि वो किसी से डिसएग्री नहीं कर पाता था। जब उसको पहली बार वही आई तो फिर उसके अंदर जो है वो पेसिमिज्म भर गया और सेल्फ डाउट भी। जब अगर हम देखें कि मोहम्मद ने मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स करे, तो फिर इसका मतलब कि उसके अंदर एक्सट्रीम जो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी सिंड्रोम उस समय था। उसके पूरी लाइफ में उसने अपना ये क्लिंजी नेचर जो है वो शो किया। उसकी जो कंट्रोवर्शियल मैरिज हुई खदीजा से, वो भी इसी कंडीशन की से ग्रसित थी। जैसे बहुत सारे लोग इस डिपेंडेंट पर्सनालिटी और डिसऑर्डर से सफर करते हैं, मोहम्मद को भी जो है वो कोई भी काम करने में प्रॉब्लम आती थी, वो खुद से कोई काम नहीं कर पाता था। उसने कभी खदीजा को प्रपोज नहीं किया, लेकिन खदीजा ने ही उसको जो है वो अपने लिए चुना। हालांकि मोहम्मद कीन था कि वो एक ओल्डर वुमन को चुनना चाहता था जो उससे थोड़ी सी बड़ी थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, और उसको लगता था कोई मेरी टेक केयर करे। और उसके उस समय वो उस पर बहुत ज्यादा हेविली रिलाई करता था कि वो किसी से भी खुद से बात नहीं करता था, मतलब हर वक्त वो खदीजा के ऊपर जो है वो
निर्भर रहता था कि वो जो है जाकर दूसरे लोगों से कोई भी बातचीत करनी होती थी तो ये अपने ओन पे मोहम्मद केपेबल नहीं था किसी से बात करने को, और हर एक सोशल इंटरेक्शन के लिए खदीजा जो है वो उसको करती थी। और अगर हम अर्ली इस्लामिक ट्रेडिशंस देखें उसके अर्ली लाइफ के बारे में, तो मोहम्मद का कोई सच्चा दोस्त था ही नहीं, उसका परम मित्र कोई था ही नहीं। हाँ, जितने भी समय वो इस खदीजा से शादी उसकी रही, और वो फाइनेंशियली भी, सोशली भी और पैटर्नलिस्टिकली भी उसके ऊपर डिपेंडेंट था, जैसे कि खदीजा उसकी माँ हो, इस तरह से डिपेंडेंट था। जब खदीजा मर गई तो उसकी जो एंजाइटी है, जो उसके अंदर एक एंजाइटी बच्चे में डेवलप हो जाती है, जब बच्चे में जब उसकी माँ मर गई थी, जब वो 6 साल का था, तभी से उसको रिजेक्शन की फीलिंग मन में आ गई थी, उससे उसको एंजाइटी होती थी। तो ये सरफेस कर गई खदीजा की मृत्यु के बाद, वो चीज वापस आ गई उसके अंदर। तो उसने सोचा जल्दी से मैं किसी और के से शादी कर लूं ताकि मेरे को केयर और सपोर्ट मिले। तो फिर उसने जो है सौदा से शादी क्यों करी? सौदा जो थी वो तो लंबी चौड़ी वुमन थी, उसने सोचा ये मेरा ख्याल रखेगी, क्योंकि उसके अंदर डिपेंडेंट पर्सनैलिटी सिंड्रोम था। वो हमेशा लोगों पे आश्रित रहता था कि वो हर तरह से उसको फाइनेंस भी करें, उसके मुंह में चुग्गा भी डालें, हर चीज मतलब उसकी टेक केयर करें, और सौदा इसमें फिट बैठती, जो मदर ऑफ बिलीवर्स। और वो ऐसे भी नोन थी कि वो टॉल थी, लार्ज थी, और माँ जैसी लगती थी, मतलब जैसे माएँ दिखती हैं ऐसी दिखने वाली थी सौदा, तो इसलिए उसको सही लगा। और मोहम्मद जो था वो बोना था, तो अब मोहम्मद उसके सामने जो है बोना दिखता था, और क्योंकि वो था ही बोना, और वो थोड़ी लंबी थी तो उसके सामने तो और भी ज्यादा बोना लगता था। तो वो तो बिल्कुल सही में उसकी माँ सी, हालांकि वो भी 23 साल की थी, वो मोहम्मद से छोटी ही थी वो, लेकिन फिर भी चूंकि वो लंबी चौड़ी थी और मोहम्मद तो बोना था, तो वो उसका माँ बेटे जैसे रिलेशनशिप से था। और अब उसके इस नए रिलेशनशिप जो है उससे उसको दो पर्पस और सिद्ध हुए, कि वो एक फैमिली भी स्टार्ट कर सकता था, और फिर वो अपना एडिपस कॉम्प्लेक्स भी जो है वो फुलफिल कर सकता था। अब ये एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, इसके बारे में मैं एक डिटेल में अलग से एपिसोड करूंगी। आयशा जो उसकी चाइल्ड ब्राइड थी, वो भी सौदा को अपनी माँ समझती थी, और मोहम्मद भी सौदा को अपनी माँ समझता था। और जो आयशा थी वो तो इतनी छोटी थी कि वो जब शादी होके आई तो वो तो उसको सौदा को ही माँ समझती थी, और उसको मोहम्मद से इतना मतलब नहीं था, लेकिन सौदा माँ ढूंढ रही, बच्चा तो हमेशा माँ चाहिए होती है, तो सौदा उसको माँ मिल गई, और उसको मोहम्मद से इतना मतलब नहीं था। 6 साल की बच्चे को तो माँ ही चाहिए होती है, और मोहम्मद को भी माँ, तो मोहम्मद की भी माँ थी वो, और आयशा की भी माँ थी सौदा। अब ये हमें साफ साफ पता है कि उसकी माँ ने बचपन में जब उसकी मौत हो गई तो उसको लगा कि वो अबेंडन करके चली गई है, और उसको बहुत सारे अपनी दाई के, फिर उसको वहां से वहां ट्रांसफर कर दिया। ऐसे कई जगह ट्रांसफर होने से मोहम्मद जो है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट और इनसिक्योर हो गया, और उसका पिता तो पहले ही मर गया था जब उसके पैदा होने से, तो उसको कभी भी एक ट्रेडिशनल फैमिली का एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो इस वजह से वो उस और लोग उसको मजाक बनाते थे उसका, और इससे उसकी सेल्फ एस्टीम भी ड्रॉप हो गई, और उसके अंदर एक मेंटल वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसमें वो स्वयं से घृणा करने लगा, और उसको अपने ऊपर शक होने लगा। जब खदीजा मरी तो वो एक वेकअप कॉल थी इसके लिए। मोहम्मद की जो इनसिक्योरिटी, और पहले तो जब खदीजा के साथ तो लाइफ होने से उसको एकदम से सिक्योरिटी महसूस होने लगी खदीजा माँ में, लेकिन इसके बाद खदीजा के मरने के बाद फिर से वो जो इनसिक्योरिटी बचपन में उसके मन में थी वो दोबारा से उजागर हो गई। इसीलिए उसने इस्लाम में पॉलीगमी लॉज को निकाला, न केवल अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, लेकिन ये चांस कि वो कभी भी अकेला रहेगा, इस चांस को भी खत्म करने के लिए, क्योंकि खदीजा के मरने से वो अकेला रह गया था।
तो ये एक दूसरा बेनिफिट था पॉलीगेमस मैरिज का कि एक तो उसको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी मिलता और साथ में वो कभी अकेला नहीं हो जाता, अगर एक मर भी जाती तो दूसरी थी। तो ये अबैंडनमेंट का उसने एक तोड़ निकाला। लेकिन उसका ओवर जेलस नेचर है, उसने जो है उसके नबी पने को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि वो हिपोक्रेटिक है और वो फ्रॉड है, क्योंकि उसने जो परमिटेड 4 वाइफ्स थी उससे कहीं ज्यादा जो है उसने शादी कर ली। मतलब लोगों को तो उसने 4 के लिए बोला पर खुद बहुत सारी ले ली। तो ऐसे कई लोग थे जो मन में जो उसको फ्रॉड समझने लगे। उसके जो वीक वर्क एथिक हैं वो इसके डिपेंडेंट पर्सनैलिटी सिंड्रोम से ही निकले हैं, और इससे उसके अंदर एक एटीट्यूड ऑफ इंडोलेंस हो गया। अब उसने जो है काम भी अपने, जब वो मिड 20s में था यानी 25 साल का था, तो उसने, आपको याद होगा कि खदीजा से शादी होने के बाद ही उसने अपना काम धाम भी छोड़ दिया था। 15 दिन का खाना लेके हीरा की गुफा में बैठा और सपने देखता था, सेक्सुअल फैंटेसीज करता था। तो वो, इसका मतलब लार्जली अनएम्प्लॉयबल था। जैसे कि डिपेंडेंट पर्सनैलिटी सिंड्रोम के जो लोग होते हैं वो काम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हर वक्त उनको कोई चाहिए जो उनको टेक केयर करता रहे, ऐसा कोई ढूंढते हैं। जैसे आपको पता है ना, अमर बेल आपने देखी होगी, जो किसी पेड़ पर पीली पीली सी पड़ जाती है तो वो उस पेड़ को पूरा मार देती है, उसके ऊपर पड़ी रहती है जब तक कि वो उसका सारा रस नहीं चूस लेती। तो ऐसे ही वो एक दूसरे के ऊपर हर तरह से फाइनेंशियली, इमोशनली, हर प्रकार से आश्रित रहने वाला एक अमर बेल की तरह था। और खदीजा के मरने के बाद इसने तुरंत तुरंत सौदा से कर ली, जो कि माँ जैसी थी, वो लंबी चौड़ी थी तो उसकी बिल्कुल माँ ही लगती थी, और आयशा को भी माँ मिल गई थी। तो ये जब 25 साल का था तभी ये अनएम्प्लॉयड सा हो गया था। हालांकि इस्लामिक ट्रेडिशन वाले कहते हैं अरे मोहम्मद तो बड़ा डिलीजेंट वर्कर था, वो तो बड़ा केपेबल था और एक्सेप्शनली हार्ड वर्किंग था, जबकि इसका उल्टा प्रमाण है। वो अनएम्प्लॉयड था और वो कोई काम नहीं करता था और वो कर सकता भी नहीं था, क्योंकि ये ट्रेडिशंस जो हैं वो उम्मा को डिक्टेट करे थे, मोहम्मद ने ही अपने बारे में ये लिखवाया था कि मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, और कि वो मोहम्मद तो बड़ा हार्ड वर्किंग है, और ये सब कहलवाया उसने अपने लिए ही था। सच्चाई ये है कि उसके पास्ट के बारे में उसके अलावा और कोई जानता ही नहीं है। लेकिन आपने ये एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी कि अ लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरा अब्दुल, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी खाली अपने मन से बता रही हूँ, ये चीज किताब में नहीं लिखी है। अ लेपर्ड डजंट चेंज स्पॉट्स, ये तो लिखा है किताब में, पर इस वाक्य का मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, लोग इसको यूज करते हैं। और इसका अर्थ होता है कि जो चीता है वो अपने निशान कभी बदलता नहीं है। यानी कि कई लोग सोचते हैं मेरा हस्बैंड बदल जाएगा, वो मुझे मारता है पर वो एक दिन अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो लोग जैसे होते हैं बेसिकली वो वैसे ही रहते हैं, ऐसा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स का कहना है कि जो जैसा होता है वो कभी अपने बेसिक नेचर को नहीं बदल सकता, जैसे कि एक चीता अपने निशान को नहीं बदल सकता। तो ये मोहम्मद भी कोई काम धाम के लायक नहीं था, ना ये कोई हार्ड वर्किंग का ऑपोजिट था। ये तो ये कभी कुछ कर ही नहीं सकता था। तो ये बताता है उसका डिजायर ऑफ एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। जब उसने खदीजा से शादी करी तो उसने तुरंत काम धाम छोड़ दिया, बजाय इसके कि वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता उसके पूरे ट्रेड की, उसने तो काम ही छोड़ दिया। उसने 25 साल में रिटायरमेंट ले लिया था, और इससे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर विलिंगनेस नहीं थी वर्क करने की। और वो अपनी जो डिपेंडेंसी डिसऑर्डर है उसको फ्लॉन्ट करता था खदीजा के सामने। उसको नहीं पता था कि उसकी फ्यूचर वाइफ के अल्टीरियर मोटिव्स हैं। ये जो यूनियन हुआ था ये लव पे नहीं हुआ था, बल्कि जो खदीजा थी वो बहुत बिजनेस माइंडेड थी, और वो अपने हस्बैंड की को नबी घोषित करके
क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा। पहले तो खदीजा ने इसलिए शादी की कि भाई ये तो मेरा बिजनेस संभाल लेगा, क्योंकि 2 बार उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो उसने काफी अच्छे पैसे कमाए। तो खदीजा बहुत बिजनेस माइंडेड थी, उसने सोचा कि अगर मैं इसको परमानेंटली हस्बैंड बना लूं, और ये तो जवान भी है और ये मेरे सारे काम कर देगा अच्छे। तो लेकिन वो जैसे ही उसने उसके साथ शादी करी तो उसने तो काम धंधा बंद कर दिया पूरी तरह से। तो जैसे आप सोचते हो ना कि अगर मैं किसी क्लीनर से शादी कर लूं तो मेरा घर बड़ा साफ रहेगा, तो वो जो क्लीनर होते हैं वो दूसरों के घर जाके साफ करते हैं पर अपना कभी नहीं साफ रखते। तो इसी तरह जो ये है, इसने अपना काम धाम छोड़ दिया। तो अब खदीजा जो है वो बार बार आके बोलता है मैंने सपने में इसको देखा उसको देखा। वो तंग आ गई। एक बार तो मेरे पास वो भी है लिखा हुआ उसकी बायोग्राफी में कि वो इतनी तंग आ गई कि वो अपने भाई के साथ मिलने गई, नौफाल के साथ। और फिर वो इस नतीजे पे पहुंची। वो बहुत बिजनेस माइंडेड तो थी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था उसका। उसने सोचा इसको वही सी आती है, ये तो उसको पहले पता नहीं था। वहां तो लोगों को ये एपिलेप्सी वगैरह, मिर्गी के दौरों के बारे में नहीं पता था। उसने सोचा कि इससे ना फायदा उठाया जाए, इसको नबी बोल दो तो ये नबी से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब जो हम क्रॉनिकल्स पढ़ते हैं उसमें हमें पता चलता है उसने अपने नौकर जिसका नाम मेसरा था उससे कि उसका जो एम्प्लॉई है वो एक प्रॉफिट बनने वाला है। तो खदीजा जो है वो उसने जल्दी से ये चीज प्रपोज करी मोहम्मद को। मोहम्मद जो है वो भी इस एंगेजमेंट से बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि वो तो बहुत लेजी था। अगर आलसी का दूसरा नाम रखें तो मोहम्मद ही रखा जाएगा, इतना आलसी था वो। तो मोहम्मद को भी इससे फायदा हुआ, क्योंकि वो तो खदीजा की दौलत पर आराम से रहना चाहता था। और हमें तो पता है आइडल हैंड्स आर द डेविल्स वर्कशॉप। तो मोहम्मद की डिपेंडेंसी जो थी खदीजा पे, और वो उसकी एक्ल्स हील, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, एक्ल्स हील वो थी। मोहम्मद जो है वो उसको उसके बीवी ने और उसके कजन वराका दोनों ने उसको मैनिपुलेट किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसको जो है उसको जो सीजोफ्रीनिया होता है या मिर्गी, कुछ कुछ यहाँ पर स्कॉलर्स में मतभेद है। काफी मानते हैं कि उसको मिर्गी आती थी, जबकि कुछ मानते हैं उसको सीजोफ्रीनिया था। सीजोफ्रीनिया एक कंडीशन है जहां पर इंसान को, जो एक बार एक पिक्चर आई थी ना, आपको पता है, बिपाशा बासु की कुछ एक मूवी थी जिसमें उसको लोग दिखते थे जो औरों को नहीं दिखते थे, और वो आवाजें भी सुनती थी। तो वो सीजोफ्रीनिया था उसको। तो ऐसे एपिसोड्स को वो एक्सप्लॉइट करना चाहती थी पॉलिटिकल पावर के लिए, क्योंकि वो एक कनिंग अपॉर्चुनिस्ट थी। उसने पूरा एडवांटेज लिया मोहम्मद के इस तरह के नेचर का, और उसने जो है मोहम्मद का नाम गॉड के साथ जोड़ दिया। ये खदीजा थी जिसने ऐसा किया, क्योंकि खदीजा जो थी वो मोहम्मद की जितनी मैनिपुलेटिव थी, और खदीजा से ही मोहम्मद ने मैनिपुलेशन सीखा, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि खदीजा भी उतनी मैनिपुलेटिव थी। तो उसने मोहम्मद को मैनिपुलेट किया क्योंकि उसकी बीमारी के लिए। और उसके अंदर एडिपस कॉम्प्लेक्स तो था ही, जैसे लाइक मदर लाइक सन। उसके इंटेंशन थे कि वो अपने हस्बैंड का सीजोफ्रीनिया को एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि वो तो खाली एक वुमन थी। अब वो खुद को तो नबी घोषित कर नहीं सकती थी, क्योंकि वुमन पे लोगों को इतना विश्वास नहीं होता। कई लोग बहुत लड़का माइंडेड होते हैं ना, जिनके बच्चे लड़का माइंडेड होते हैं, वुमेन पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करते। तो इसने सोचा अपने हस्बैंड को आगे करा जाए इस काम के लिए। और चूंकि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट फीमेल थी, वो भी एंशिएंट टाइम्स में, और उसके पास बहुत सारा फाइनेंशियल उसका पैसा भी था, तो उसने एक पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग को हिट कर दिया था। यानी कि पावर और अथॉरिटी उसके ऊपर सारी थी, लेकिन फिर भी वो मक्का ऊपर काबू नहीं पा सकती थी, क्योंकि वो एक वुमन थी। और हालांकि वो बहुत इंडिपेंडेंट थी, सबके बावजूद भी तो उसने सोचा कि उसका जो हस्बैंड है वो आगे तक जाएगा। और उसके पास उसने तो बहुत सारे अमीर अमीर रिश्ते ठुकराए थे, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस इंडिविजुअल रहना चाहती थी, किसी की मुट्ठी के नीचे नहीं रहना चाहती थी। इसलिए खदीजा ने उन अमीर आदमियों से शादी न करके मोहम्मद से शादी करी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहती थी। और ये जो प्राचीन ट्रेंड है कि भाई विमेन को क्रॉस कल्चरली सप्रेस करें, और इसीलिए विमेन कभी भी इक्वल ग्राउंड शेयर नहीं करती थी मेन के साथ।
ये चीज हम ये भी कह सकते हैं कि फीमेल इन्फेंटिसाइड जो था वो प्री इस्लामिक टाइम्स में होता था, और जो ये हेट्रेड थी और भी ज्यादा मोहम्मद ने फैलाई विमेन के प्रति। मोहम्मद की वाइफ को जो है अपने फादर के कंसेंट को सीक करना पड़ा अपने हस्बैंड के साथ मैरिज करने के लिए। वो डेस्परेट थी कि वो अपनी इंडिपेंडेंस रखे, इसलिए वो मैनिपुलेटिव और कनिंग तो थी, तो उसने जो है अपने पिता को खूब पिला विला के और जो है अपनी शादी करवा ली। जो मोहम्मद का डिपेंडेंस है वो जक्स्टापोज्ड होता है खदीजा के फिरोशियस इंडिपेंडेंस से। मतलब खदीजा के इंडिपेंडेंस, जितना खदीजा इंडिपेंडेंट थी उतना ही मोहम्मद डिपेंडेंट था, ये कहा जा सकता है। वो अकेली थी जो कि जिसने की रेमेडी किया, जिसने की क्या बोलते हैं इसको मोहम्मद की जो डिपेंडेंसी डिसऑर्डर पे मलहम लगाया ईगो का, ताकि वो एक रूथलेस वॉरलॉर्ड बन गया। बिना खदीजा और उसकी दौलत के मोहम्मद कभी भी जो है वो अपना जो इस्लाम है वो कभी भी प्रोपोगेट नहीं कर पाता और मिलिट्री मदीना में नहीं लगा पाता। बिना खदीजा की, अगर खदीजा की दौलत नहीं मिलती तो ये मोहम्मद किसी तरह इस्लाम नहीं फैला सकता था, ये खाली खदीजा की दौलत की वजह से फैला पाया। और ये भी देखा जाए कि उसकी नबूवत से पहले मोहम्मद को तो डाउट था अपनी एबिलिटीज पे और सबसे ज्यादा अपने दिमागी कंडीशन पे। वो तो खदीजा थी जो कि डेस्परेट थी कि वो अपने हस्बैंड को ये बोले कि तुम्हें तो एक गिफ्ट मिला है, और ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि सुसाइड ही कर ले और वो हायर पॉलिटिकल पावर तक ना पहुंच जाए। तो उसने उसका डिपेंडेंसी डिसऑर्डर का फायदा उठाया, उसकी गलेबिलिटी का, और उसने एक एज ओल्ड ट्रेडिशन पर रिलाई करा और लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे, सेक्स पे। तो इस्लाम जो है वो फलता फूलता नहीं अगर खदीजा जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट्स जो है अपने हस्बैंड को नहीं दिखाती, जिससे कि वो जो है एकदम से मोहम्मद के ने जब खदीजा को नंगा देखा और उसके प्राइवेट पार्ट्स देखे तब वो उसका दिमाग ठिकाने आ गया। तो मोहम्मद जो है वो अचानक से इरेटिक हो जाता था, मतलब, और वो नबूवत के बारे में पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं था। बहुत समय पर उस पर एक स्पिरिट आती थी और मोहम्मद समझता था कि ये शैतान उस पर आता है और उसको तंग करता है। लेकिन जो ये बड़ी चालाक और एक्सपीरियंस्ड वुमन थी खदीजा, उसने उसको सिड्यूस किया और उसने मोहम्मद को अपनी जांघों पर बिठाया और उसने अपने हस्बैंड से बोला कि अगर वो जो स्पिरिट है वो तुमको तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है तो तुम उसको बता दो। तो उसको बताए वो कि क्या वो उस समय है मौजूद। फिर उसने अपनी टांगें खोल दी खदीजा ने और अपना गाउन भी खोल के अपने जो प्राइवेट पार्ट है ना वो पूरे उजागर कर दिए। फिर उसने यही क्वेश्चन दोबारा से मोहम्मद से पूछा कि क्या अब वो स्पिरिट है या वो गायब हो गई है। तो फिर उसने कहा कि नहीं है। तो उसने कहा खदीजा ने, देखो ये तो होली एंजल आया था, न कि कोई शैतान आया था, क्योंकि देखो जो एंजल होते हैं वो कभी भी आते ही नहीं, कोई वुमन नेकेड हो तो उसके सामने नहीं आते। इस तरह खदीजा ने मतलब आपको ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये कि जब ये कहता था ना कि मेरे ऊपर एक स्पिरिट आ गई, स्पिरिट आ गई, तो खदीजा ने क्या किया कि मोहम्मद को अपनी जांग पर बिठा लिया और अपनी पूरी नंगी हो गई नीचे से और अपने जेनाइटल्स को एक्सपोज करके बोली कि क्या अब भी वो स्पिरिट है? तो मोहम्मद ने कहा नहीं है। तो उसने कहा तो देखा ये एंजल ही था, कि देखो एंजल जो होते हैं वो हमेशा नंगी वुमन की प्राइवेट पार्ट्स देख के चले जाते हैं, अगर ये शैतान होता तो नहीं जाता। इस तरह कह के उसने उसको जो है कन्विंस करा। हालांकि कोई भी कॉमन सेंस वाला वो ये डिड्यूस करता है
कि जो मोहम्मद था उसका ध्यान जो है विजन से खत्म होके अब वो अपनी बीवी के नंगे प्राइवेट पार्ट्स को देखने लगा जो कि फुल डिस्प्ले पे थे। उसी समय से खदीजा को पता चल गया कि वो मोहम्मद को सेक्सुअली जो है एक्सप्लॉइट कर सकती है अपने डिजायर्स फुलफिल करने के लिए और अपनी ऑटोनॉमी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। हालांकि वो उसके लिए एक लैप डॉग था, खदीजा का लैप डॉग था ये मोहम्मद। लेकिन अब जो है एक नया मोहम्मद जो है सरफेस पे आया, जो कि कन्विंस हो गया था कि वो उसका कोई कनेक्शन हो गया है गॉड से, और ये उसकी फीलिंग जो है अरब को पूरी तरह से चेंज करने वाली थी। अब उसका जो डिपेंडेंसी इशू था वो वो जो है बहुत सारा ईगो और सेक्सुअल मैनिपुलेशन की वजह से दब गया। लेकिन उसके जो कंडीशन के शेड से वो बार बार उसके कई बार उभर के दोबारा दोबारा आए उसके लेटर ईयर्स में। जैसे कि उसने अपने जो शिष्य थे, सहाबा थे, जो भी उसके लोग थे, उनको कहा कि वो उसके लिए गंदा काम करें, जैसे कि खून करना हो, किसी की हत्या करनी हो, लूटपाट करनी हो। वो खुद नहीं करता था, क्योंकि खुद तो वो अपने आप को एक नबी समझता था, उसको राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस पता था। तो वो क्या चालाकी करता था कि बजाय खुद जाकर जो है लूटपाट और हत्याएं करे, उसने अपने जो सहाबा हैं और अपने जो शिष्य दूसरे मुसलमान लोग हैं उनसे जाकर कहा कि तुम ये करो, तुम वो करो, और खुद जो है अपने आप को वो डर्टी वर्क नहीं करता था। और यही एक एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत सारे कल्ट लीडर्स में होती है कि वो अपना हाथ नहीं गंदा करते और वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं कि वो अपने जो है वो दूसरे जो शिष्य हैं उनके फॉलोवर्स उनसे कराएं गंदा काम। तो यही था आज का आश्रित व्यक्तित्व विकार जिससे कि मोहम्मद सफर करता था। आश्रित व्यक्तित्व विकार, वो पूरी तरह से खदीजा के ऊपर डिपेंडेंट था और फाइनेंशियली हर तरह से, और माँ जैसी थी उसकी, और उसी ने उसको मैनिपुलेट करके उसके अंदर ये चीज भर दी। अभी किसी को कोई जो है वो कमेंट करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ कहना है इसी बारे में, इसी टॉपिक के बारे में, डिपेंडेंसी सिंड्रोम के बारे में, तो मैंने एक लिंक दे दिया है। मैं एक और स्ट्रीम खोल दूंगी छोटी सी, अगर आप चाहते हो तो अगले टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हम एक और टॉपिक कवर कर सकते हैं, नेपोलियन कॉम्प्लेक्स, वो भी आधे घंटे का होगा। इस पर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने लिंक नीचे दे दिया है। मैं 2 मिनट वेट करूंगी, और नहीं तो फिर हम जो है वो इसको समाप्त करेंगे। और मैं एक और टॉपिक जो है अभी ही एक और स्ट्रीम खोल देती हूँ, और उसमें मैं नेपोलियन कॉम्प्लेक्स और डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडर, ये वाला एक टॉपिक करूँ बताऊंगी। किसी को आश्रित व्यक्तित्व विकार पर कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। जय सनातन वैदिक राष्ट्र, मिलते हैं अगली स्ट्रीम में 5 मिनट में।